हेलो गाइस, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 23 जून का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। आपको न्यूज़पेपर के सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, ऑल पार्टीज इन जम्मू एंड कश्मीर अलायंस टू बी एट दिल्ली टॉक्स से विल प्रेजेंट पोजीशन टू द गवर्नमेंट। जो लीडर्स हैं पीपल्स अलायंस फॉर द गुपकार डिक्लेरेशन, बेसिकली एक कोalition है जो भी जम्मू एंड कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनका। तो उन्होंने अनाउंस किया है जो मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्गेनाइज की है तो उसको वो अटेंड करेंगे। द PAGD लीडर्स हु मेट एट द रेसिडेंस ऑफ अलायंस चेयरमैन, तो ये जो उनकी अलायंस है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, तो उनके जो चेयरमैन है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो चीफ है फारूक अब्दुल्ला, उनके यहाँ पर मीटिंग हुई। तो इन लोगों ने डिसाइड किया है कि हाँ ये दिल्ली में मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर से। तो they had earlier held consultations within their own parties on Delhi's outreach nearly 2 years after the revocation of the special status of Jammu and Kashmir। तो ये ऐसी मीटिंग हो रही है 2 सालों के बाद, जब जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है 370 के तहत उसको जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था उसको रिवोक कर दिया गया था और जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया था, बाइफरकेट कर दिया गया था। तो बेसिकली उनका जो पोजीशन होगी वो प्राइम मिनिस्टर के सामने प्लेस करेंगे और उनका जो एजेंडा है वो ये है, रीस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड टू द जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया है वो चाहते हैं वापस से उसको स्टेटहुड मिलना चाहिए। इससे पहले होम मिनिस्टर बोल चुके हैं कि स्टेटहुड तो दिया ही जाएगा जम्मू कश्मीर को। तो स्टेटहुड इज कमिटमेंट दैट द होम मिनिस्टर मेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो वो तो इवेंचुअली मिलने ही वाला है। हो सकता है प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाए। इसके अलावा असेंबली इलेक्शंस के लिए वहाँ पे डीलिमिटेशन भी शुरू हो चुका है, उसके लिए डीलिमिटेशन कमीशन भी बनाई जा चुकी है। बस फर्स्ट न्यूज़ में इतना ही है। सेकंड है, डेल्टा प्लस इज नाउ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो पहले डेल्टा वेरिएंट ऑफ कंसर्न था, लेकिन अब डेल्टा प्लस को भी क्लासीफाई कर दिया गया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ट्यूसडे को कैटेगराइज कर दिया है डेल्टा प्लस वेरिएंट जो नोवल कोरोना वायरस का है कि ये भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, और स्टेट्स को बोला है कहीं पर भी डेल्टा प्लस वेरिएंट आपको मिलता है तो आप कंटेनमेंट मेजर्स लीजिए। अब ये डिसीजन कब लिया गया, जब इंसाकॉग एक बॉडी है जो कि कंजोर्टियम है 28 लेबोरेटरीज का, जो बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग करती है। उन्होंने सेंटर को इन्फॉर्म किया है जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके तहत हमें इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्लासीफाई कर देना चाहिए था। तो डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही वरीइंग है। पहला, ये इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है। दूसरा, ये लंग सेल्स के साथ स्ट्रांगली बाइंड होता है। तीसरा, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है डेल्टा प्लस वेरिएंट में। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं, तो आपको याद हो सकता है ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा होना, स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग होती है रिसेप्टर ऑफ लंग सेल्स में, और तीसरा पोटेंशियल रिडक्शन हो जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। तो अब लक्षद्वीप जो है, तो हाईकोर्ट ने 2 ऑर्डर्स पर स्टे लगा दिया है। तो हाईकोर्ट स्टेज 2 ऑर्डर्स, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल ऑर्डर्स वहाँ पर प्लेस किए गए थे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा, प्रफुल्ल के पटेल, जिसमें हाईकोर्ट ने 2 पर स्टे लगा दिया है। जिसमें से पहला ये है कि जो वहाँ की डेयरी फार्म्स है, गवर्नमेंट डेयरी फार्म्स, उनके क्लोजर का ऑर्डर था। और दूसरा, ये जो मिड डे मील स्कीम्स है, मिड डे मील स्कीम थी, उसमें मीट और चिकन को हटाने की बात कही गई थी। तो पिटीशन ने ये फाइल किया गया था कि मिड डे मील्स में मीट और चिकन हटा के इनके कुछ मेलिफाइड इंटेंशन है, वो ये है कि यहाँ के लोगों की फूड हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं। दूसरा, ये जो गवर्नमेंट रन डेयरी फार्म्स बंद करवा रहे हैं वो इसीलिए ताकि गुजरात की जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी यहाँ पे मार्केटिंग हो सके। वो ऐसे इसलिए चाहते हैं क्योंकि जो प्रफुल्ल के पटेल का होम स्टेट है वो गुजरात है। तो ऐसा पिटीशन में कहना था। इसके अलावा भी लक्षद्वीप में बहुत टाइम से कुछ कंट्रोवर्शियल ऑर्डर्स पास किए गए हैं, जिसके कारण वहाँ के लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। उसमें से कुछ ऑर्डर्स जैसे थे कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप पंचायत में इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हैं। साथ ही वहाँ पे बीफ बैन लगा दिया गया था। जो कोविड के नॉर्म से उसको थोड़ा डाइल्यूट कर दिया गया था। एक एंटी गुंडा एक्ट लेकर आ गया था, जिसकी वजह से एक टर्मोइल देखी जा रही थी यूनियन टेरिटरी में। तो लक्षद्वीप के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि रिसेंट कंट्रोवर्सी वहाँ पर क्या चल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, झारखंड में एक अभियान आया जिसका नाम है फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, जो कि लॉन्च किया गया था लास्ट सितंबर उन औरतों को रिहेबिलिटेट करने के लिए जो कि अनरेगुलेटेड लिकर का बिजनेस कर रही थी। तो उनको काउंसिल करने के लिए और उनको बोला गया कि आप कोई ऑल्टरनेट बिजनेस सोर्स देख लो, ये चीज़ ठीक नहीं है करने के लिए। और इसके लिए उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया 10,000 रुपये का। तो विमेन को पहले पिक किया गया, देखा गया कि कौन कौन सी विमेन है जो कि अनरेगुलेटेड लिकर की सेल कर रही हैं। तो एक सर्वे किया गया था झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा, बेसिकली जो कि अंदर है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। तो ऑफिशियल्स ने लगभग 13,456 विमेन को आइडेंटिफाई किया, उनको 10,000 रुपये का लोन प्रोवाइड किया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और काउंसलिंग दी गई, और उनको बोला गया कि आप दूसरे माइक्रो एंटरप्राइजेस को अडॉप्ट कर सकते हो, जैसे कि एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज़, एनिमल हस्बेंड्री, सेल ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सेरिकल्चर और पोल्ट्री। तो ये आपको पता होना चाहिए, कभी ये कोट कर सकते हो आप किसी आंसर राइटिंग में, ये फूलो झानो आशीर्वाद अभियान। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है।
इस वाले पेज पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सेंटर स्टेट्स केम टुगेदर टू रोल आउट पब्लिक फ्रेंडली रिफॉर्म्स। तो बेसिकली पिछले साल सेंटर ने स्टेट को बोला था कि आपकी हम बोरोइंग लिमिट बढ़ा रहे हैं 3% से 5% कर रहे हैं, लेकिन उसमें से जो 1% होगा वो कंडीशनल होगा कि अगर आप कुछ रिफॉर्म्स करेंगे उसके बाद ही आप उस 1% की एडिशनल बोरोइंग ले सकते हैं। तो उसमें 4 फोकस एरियाज किए गए थे कि यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंटेशन करना रिफॉर्म्स का। पहला तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तीसरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यूज। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में तो आपको पता ही होगा, जो पावर सेक्टर है उसमें काफ़ी नुकसान चलता रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें, AT&C लॉसेस की दिक्कतें। तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी बहुत से कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट ये था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को इंट्रोड्यूस करना है। अगर आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहे हो फार्मर्स को तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लेकर आना इन लिeu ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द फार्मर्स। ठीक है, कि फार्मर्स अपना पे करते हैं, बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दे फार्मर के अकाउंट में, जैसे कि बेसिकली LPG में होता है। दूसरा, ये जो टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेज है, AT&C लॉसेज, उनको कम करना है। तीसरा, जो रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का गैप है उसे कम करना है। तो जो स्टेट्स इन्हें इम्प्लीमेंट कर लेंगे वो एडिशनल बोरोइंग भी कर सकते हैं। साथ ही में प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला कि हम चाहते हैं कि हम वो वाला अप्रोच ना लेके चले वन साइज फिट्स ऑल। जैसे हमारा कंट्री फेडरल है तो सारी स्टेट्स की अलग अलग नीड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो फॉर अ फेडरल कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंटल डायमेंशंस, फाइंडिंग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स एट द नेशनल लेवल टू प्रमोट रिफॉर्म्स बाई स्टेट गवर्नमेंट इज इंडीड चैलेंजिंग। और जो अभी की गवर्नमेंट है, इंडिया हैज सीन अ मॉडल ऑफ रिफॉर्म्स बाई स्ट्रेंथ एंड कंपल्शन, कि आज तक कंपल्शन के द्वारा रिफॉर्म्स कराए जा रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं कन्विक्शन और इंसेंटिव्स के द्वारा रिफॉर्म्स कराए जाए। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है, जो 1% हम एडिशनल बोरोइंग करवा रहे हैं तो ये इंसेंटिव की तरह काम करेगी, जो स्टेट्स हैं वो रिफॉर्म्स लें इन 4 फोकस एरियाज पर। अब कतर के एनवॉय का ये कहना है, जो इंडिया के ऑफिशियल्स हैं वो तालिबान से मिले थे। तो इससे पहले जब तक US ने विड्रॉल करने की बात नहीं की थी अफगानिस्तान से, उससे पहले इंडिया का स्टैंड यही था कि वो तालिबान से इंगेज नहीं होगा, वो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट से ही इंगेज होगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं जैसे कि US के ट्रूप्स वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, तो तालिबान एक इंपॉर्टेंट फोर्स बन गया है अफगानिस्तान में। उसके ही चलते इंडिया ने डिसाइड किया कि वो तालिबान से इंगेज करेंगे। तो इंडिया अपने स्टैंड को थोड़ा शिफ्ट कर रहा है, लेकिन अभी इंडिया ने इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है कि वो तालिबान से इंगेज करें, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन कतर के एनवॉय का ऐसा कहना है कि जो इंडिया के ऑफिशियल्स हैं वो तालिबान से मिले थे। तो इवन एज अ सीनियर डिप्लोमेट फ्रॉम कतर हैज सेड दैट देयर हैज बीन अ क्वाइट विजिट बाय द इंडियन ऑफिशियल्स टू स्पीक विद द तालिबान। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर का ये कहना है, जो अफगान टॉक्स के चलते इंट्रा अफगान टॉक्स चल रही है और जो अफगान तालिबान की टॉक्स चल रही है, उसके बाद भी अफगानिस्तान में वॉयलेंस की कोई कमी नहीं हुई है। वॉयलेंस उतनी ही मात्रा में अभी भी हो रहा है। तो कोई भी पॉलिटिकल सेटलमेंट जैसा भी हो अफगानिस्तान में, उसमें बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। तो इंडिया हमेशा सपोर्टिव रहा है सारे एफर्ट्स जो भी डायलॉग हो रहे हैं अफगान गवर्नमेंट के और इंट्रा अफगान गवर्नमेंट के, अफगान के तालिबान के साथ। तो ये सारे प्रोसेस में इंडिया सपोर्टिव है। लेकिन पीस प्रोसेस तभी सक्सेसफुल होगा अगर नेगोशिएटिंग पार्टीज कंटिन्यू करें इंगेज गुड फेथ में। और जो भी नेगोशिएशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल तालिबान कह रहा है कि इस नेगोशिएशन के बाद हम वॉयलेंस खत्म कर देंगे, तो इसका एक टेंजिबल डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, दिखना चाहिए तालिबान के द्वारा कि तालिबान अब कोई भी वॉयलेंस नहीं कर रहा है। तो कतर के जो इन्वॉय थे कहतानी, उनका ये कहना है कि इंडियन साइड वाज एंगेजिंग विद द तालिबान एज द ग्रुप इज सीन एज अ की कंपोनेंट इन एनी फ्यूचर गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। क्योंकि US ट्रूप्स के बाद जो अफगान में तालिबान एक इंपॉर्टेंट फोर्स होगा, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इंगेज करिए तालिबान के साथ। लेकिन इंडिया ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन इस बात पर नहीं दिया है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे कोवैक्सिन के फेज़ 3 के डेटा आ चुका है, फेज़ 3 ट्रायल से कि क्या डेटा है। तो 77.80% एफिशिएंसी रही है कोविड-19 की जो वैक्सीन है कोवैक्सिन, जिसे भारत बायोटेक ने बनाया। तो भारत बायोटेक्स कोवैक्सिन हैज़ शोन द एबिलिटी टू ब्रिंग डाउन सिम्टोमेटिक कोविड-19 केसेज बाई 77.80%। तो अभी तक फेज़ 3 के ट्रायल का रिजल्ट नहीं आया था, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल रखा था कोवैक्सिन को। तो द रिजल्ट्स ऑफ द फेज 3 ट्रायल कम अ डे बिफोर द हैदराबाद कंपनी शेड्यूल्ड मीटिंग विद द WHO। अब बेसिकली जो भारत बायोटेक है वो चाहती है कि WHO में इन्होंने अपना प्रपोजल सबमिट किया है कि इसे इमरजेंसी यूज लिस्टिंग ऑफ द वैक्सीन में डाल दिया जाए, लेकिन अभी तक इसे इमरजेंसी यूज लिस्टिंग नहीं मिली है। तो फेज 3 ट्रायल्स होने के बाद इसे जल्द ही इमरजेंसी यूज लिस्टिंग भी मिल सकती है। तो द इमरजेंसी यूज लिस्टिंग वुड मेक इट ईजियर फॉर कोवैक्सिन डेवलप्ड बाई भारत बायोटेक, जो कि भारत बायोटेक ने डेवलप की थी ICMR के साथ कोलैबोरेशन के साथ। तो बाकी और कंट्रीज़ में भी रिकॉग्निशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी आपको पता होगा कि जो बाकी कंट्रीज़ है वो अभी कोवैक्सिन को वैक्सीनेशन की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, लेकिन अब फेज़ 3 के ट्रायल के बाद और इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के बाद WHO में ये इसको भी रिकॉग्नाइज करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी US में जब कोवैक्सिन ने अप्लाई किया था इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने बोला था आप फुल ऑथराइजेशन प्रोसेस से ही अप्लाई करें।
तो कौन सी बॉडी डिसाइड करती है कि ऑथराइजेशन देना है नहीं देना है? तो उसके लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कंट्री की एपेक्स ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है, और वो ये सारे क्लिनिकल ट्रायल्स को एक्सेप्ट करती है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पे एक स्टडी की गई थी ICMR NIE के द्वारा, जिसमें पता चला था कि 1 डोज कितना प्रिवेंट करती है कोविड होने से, और 2 डोज कितना प्रिवेंट करती है। तो अ सिंगल डोज ऑफ COVID-19 वैक्सीन इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग डेथ्स अकॉर्डिंग टू अ न्यू एनालिसिस बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी। तो वैक्सीन इफेक्टिवनेस इन प्रिवेंटिंग COVID-19 डेथ्स विद 1 and 2 डोजेज वॉज 82% एंड 95%। तो अगर आप COVID-19 वैक्सीन की एक डोज लेते हैं तो जो इफेक्टिवनेस है वो 82% होगी, अगर आप दोनों डोजेज लेते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस 95% होगी। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर बस जून 23 है, उसको बलिदान दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो जून 23 टू मार्क बलिदान दिवस ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विच वुड कंटिन्यू टिल जुलाई 6। और जो जून 25 है वहाँ उस दिन इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो उसे ब्लैक डे से मनाया जाता है। तो नॉन IAS एग्जाम्स के लिए कभी जून 23 तो बलिदान दिवस, मार्टियरडम डे ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और जून 25 तो वो ब्लैक डे, क्योंकि उस दिन इमरजेंसी लगाई गई थी। अब यहाँ पर एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है पैसेज एक्सरसाइज। तो वो US और इंडिया के बीच में होती है पैसेज एक्सरसाइज। तो इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी विल पार्टिसिपेट इन एन एक्सरसाइज विद द US कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इन द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में होगी, जिसका नाम है पैसेज एक्सरसाइज। इसमें इंडिया से सुखोई, जैगवार्स, IF रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट लेंगे इसमें, और इसके अलावा जो US नेवी के CSG रोनाल्ड रीगन, तो ये सब पार्टिसिपेशन होगा इनका। तो पैसेज एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है? US और इंडिया से रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर खेला होबे ये क्या चीज़ है? तो आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में खेला होबे ये वाला स्लोगन बहुत पॉपुलर हुआ था। तो स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट ने, एडिशनल सेक्रेटरी ने सारे डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर्स को बोला है कि सारे रजिस्टर्ड क्लब्स को फुटबॉल दी जाएगी जोई ब्रांड की अंडर खेला होबे प्रोग्राम, ताकि यूथ इनकरेज हो फुटबॉल के लिए। ठीक है, तो खेला होबे प्रोग्राम तो आपको पता होना चाहिए फुटबॉल से रिलेटेड, वेस्ट बंगाल में है। ये सिर्फ नॉन IAS एग्जाम्स के लिए, UPSC में ये सब कभी नहीं पूछा जाएगा। अब रीथिंक द पॉलिसी। तो असम गवर्नमेंट ने बेसिकली कुछ पॉलिसी मेजर्स लेकर आए थे कि 2 से ज़्यादा लोग होंगे, अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको स्कीम पे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो इस पर एक आर्टिकल है। तो the Assam government's proposal to exclude people with more than 2 children from a slew of public schemes follows in the wake of Chief Minister Himanta Biswa Sharma's advice to the immigrant Muslim community to adopt decent family planning norms. तो this questionable proposal is in bad company. तो ऑथर का ये कहना है, जो असम गवर्नमेंट ने बोला है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे जो भी पब्लिक स्कीम्स होगी उससे। तो और साथ ही उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी से ये भी अर्ज किया था कि आप डिसेंट फैमिली प्लानिंग नॉर्म्स लेकर आओ अपने लिए। अगर आप डिसेंट फैमिली प्लानिंग नॉर्म्स नहीं लाओगे तो पॉवर्टी को हम दूर नहीं कर पाएंगे मुस्लिम कम्युनिटी में। तो ऑथर ने बोला ये प्रपोजल बहुत ही बैड कंपनी में। क्यों? अगर 2019 का गवर्नमेंट रिजोल्यूशन देखें जो असम में था, उसमें गवर्नमेंट जॉब जो असम में थी वो डिनाई कर दी गई थी उन लोगों को जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, और ये जनवरी 2021 से इम्प्लीमेंटेशन भी इसका शुरू हो गया। और अगर कोई सर्विस में है उसके बाद भी वो इन सारी चीज़ों को नहीं मान रहा है तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो जाएगा। ऐसे ही कुछ नॉर्म्स और भी स्टेट्स में, जैसे लोकल बॉडी इलेक्शंस, अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट में ऐसे नॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा। तो एविडेंस ये बोलते हैं जो 2 चाइल्ड पॉलिसी वाली चीज़ होती है डिस्क्रिमिनेट करती है अगेंस्ट द पुअर एंड द सोशली मार्जिनलाइज्ड। एज इन असम दे ऑल्सो सर्व एज अ कम्युनल डॉग विसल। अब जैसे उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को बोला कि इमिग्रेंट मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो डिसेंट फैमिली नॉर्म्स लो, तो ये कहीं ना कहीं कम्युनैलिटी वाली चीज़ भी दिखा रहा है कि कम्युनलिज्म को कहीं ना कहीं प्रोपेगेशन हो रहा है इसका, ये बात है। अब ऑथर ने बोला जैसी पॉलिसी है चाइल्ड बर्थ पे पॉलिसी लगा दी जाती है कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते, 1 से ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते। तो ऑथर ने बोला ये सारी पॉलिसी किसी टोटलिटेरियन स्टेट में चलती हैं, जैसे कि चाइना ने एक कोर्सिव इंस्ट्रूमेंट्स लिए थे जिसमें पेरेंट्स को पेनलाइज किया जाता था अगर उनके 1 से ज़्यादा बच्चे होते थे पॉपुलेशन ग्रोथ को कर्व करने के लिए। लेकिन हमें अभी पता चला ये जो इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो पॉलिसीज थे बैकफायर करके। फॉर एग्जांपल चाइना का जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ही बुरी तरह फॉल हो रहा है और बहुत जल्दी जो चाइना की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करने लग जाएगी। फिर चाइना ने अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी वाली चीज़ लिफ्ट की, उसके बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए, लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई ठीक। अब चाइना ने बेसिकली सोचा है कि अब 3 बच्चे भी अलाउ किए जा रहे हैं चाइना के द्वारा, वो इसीलिए क्योंकि उनका जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत बुरी तरह डिस्टॉर्ट हो गया।
अब ऑथर ने बोला इंडिया में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा देखें और सेंसस डेटा देखें तो उसमें बोला कि ये कोई कंसर्न वाली बात नहीं है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 2050 तक पीक होगी, उसके बाद टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.3 तक पहुंच जाएगा बाई 2100। और किसी भी पॉपुलेशन को स्टेबल करने के लिए जो टोटल फर्टिलिटी रेट होना चाहिए वो 2.1 होना चाहिए। 2.1 रिप्लेसमेंट रेट होता है, मतलब 2 लोग हैं माँ बाप, वो अपने आगे 2 लोग छोड़ के जाएंगे, 2 बच्चे, तो फिर ये क्या हो गया, ये स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है अगर 2.1 फर्टिलिटी रेट है। और 2100 तक हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.3 हो जाएगा, मतलब हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो जो हमारी पॉपुलेशन का है तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन अपने आप पीरियड ऑफ टाइम के साथ डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। तो फोकस इज स्लोली शिफ्टिंग फ्रॉम चाइल्ड बेयरिंग टू चाइल्ड रेयरिंग। दिस ट्रांजिशन हैज बीन अचीव थ्रू अ जुडिशियस मिक्स ऑफ पॉलिसीज दैट फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग सोशल इंडाइसेस सच एज लिटरेसी एंड हेल्थ केयर, स्पेशली ऑफ women एंड चिल्ड्रन एंड फैमिली प्लानिंग मेजर्स। तो ऑथर ने बोला है जैसे कि ऐसे रेगुलेशंस लगा दिए जाते हैं कि आप 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा जो गवर्नमेंट उसको फोकस करना चाहिए इस बात पे कि लोगों में, अगर लोगों को हम सोशल इंडाइसिस में अगर इंप्रूव करेंगे, लोग अगर लिटरेट होंगे, लोग अगर उनकी हेल्थ केयर अच्छी होगी और विमेन होगी, अगर विमेन भी डिसीजन फैमिली में उतने ही अच्छी तरीके से ले सकेगी, उतना ही उसका पार्टिसिपेशन होगा, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही इंप्रूव हो जाएंगी। अगर विमेन को भी उतना हक होगा बोलने के लिए कि वो फैमिली को कैसे बढ़ाना चाहती है, उसकी फैमिली प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही कम हो जाएंगी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सब कुछ कम हो जाएगा। तो ऑथर ने बोला कि असम हैज़ बीन नो एक्सेप्शन टू दिस ट्रेंड ऑफ डिक्लाइनिंग टीएफआर। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, असम इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, असम में भी कम हो रहा है और यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन में भी कम हो रहा है। जो असम की मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका जो टीएफआर था वो 3.6 था 2005-6 में, लेकिन अभी देखा जाए तो मुस्लिम्स का जो टीएफआर है असम में वो 2.4 है। तो टीएफआर फॉर मुस्लिम्स इन असम इज मच हायर देन फॉर हिंदूज। हाँ, ये माना जा सकता है कि हिंदूज से तो ज़्यादा है टीएफआर मुस्लिम्स का, लेकिन उसके बाद भी वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और उनका टीएफआर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, लोअर लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन इन लेस डेवलप्ड रूरल एरियाज। तो अगर ये सारी चीज़ें इंप्रूव कर देंगे, उनकी पॉवर्टी रिड्यूस कर देंगे और वो सारे सोशल इंडाइसेस में अच्छे जाएंगे, तो अपने आप ही उनका टीएफआर रेट भी गिर जाएगा। तो ऑथर का ये कहना है। ये जो सेकंड आर्टिकल है फार्मर सोफार, इसमें जो भी चीज़ें वो आपको पता होंगी कि कैसे कैसे फार्मर प्रोटेस्ट चला, तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ईरान के न्यू प्रेसिडेंट जो आए हैं इब्राहिम राइसी, उनके ऊपर है, ये हमारे लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, लूजिंग द सॉफ्ट टच। तो इस आर्टिकल में चाइना की हार्ड पावर और इंडिया की हार्ड पावर को तो सबको पता ही है कि चाइना की हार्ड पावर के पास एडवांटेज ओवर इंडिया, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पावर बहुत ज़्यादा, वो $14 ट्रिलियन इकोनॉमी, अभी हम 3 ट्रिलियन के आसपास हवर कर रहे हैं, और साथ ही उनकी मिलिट्री पावर भी बहुत ज़्यादा, ये भी सबको पता है। लेकिन जो सॉफ्ट पावर है, इंडिया को ऐसा लगता है कि वो सॉफ्ट पावर में ज़्यादा अच्छा है। तो ऑथर ने इंडेक्सेस बताए हैं, एक इंडेक्स के थ्रू बताया, लोई इंडेक्स के थ्रू, कि इंडिया सॉफ्ट पावर में भी उतना अच्छा नहीं है जितना चाइना अच्छा है, तो चाइना हम सॉफ्ट पावर में भी आ गया है। तो ऑथर ने कंपेयर किया, तो वो हम देखते हैं। तो लेस अंडरस्टूड इज सॉफ्ट पावर एडवांटेज। तो सॉफ्ट पावर आपको पता होगा, सॉफ्ट पावर क्या होता है, जो पर्सुएशन के थ्रू होता है। तो सॉफ्ट पावर थियरिस्ट सजेस्ट दैट द एबिलिटी टू परस्यू रेस्ट ऑन द पावर ऑफ द अट्रैक्शन, कि आप अपने थ्रू बिना कोई हार्ड चीज़ करे, जैसे मिलिट्री नेवी ये सब तो हार्ड पावर में आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ आप परसुएशन के थ्रू कैसे लोगों को परसुएट कर सकते हो, वो आपकी सॉफ्ट पावर होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि वी आर मोर अट्रैक्टिव देन चाइना, लेकिन नंबर्स कुछ अलग ही दिखाते हैं। जो जोसेफ नाई है, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने सॉफ्ट पावर को नोशन को 3 चीज़ों से मेजर किया। पहला फॉरेन पॉलिसी, दूसरा कल्चरल और तीसरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती है कि लेजिटिमेसी क्या है आपके कंट्री का, मोरालिटी क्या है, आपका कंट्री दूसरे कंट्री से कैसे डील कर रहा है। दूसरा जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो इस बात पे होता है कि आपके जो कल्चर की है उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज। तीसरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इज हाउ मच अदर्स आर इंस्पायर्ड बाय वंस पॉलिटिकल वैल्यूज। ठीक है, तो सॉफ्ट पावर बहुत ही डिफिकल्ट होती है मेजर करने, लेकिन फॉर्चुनेटली जो लो इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया ने, उसने वेरियस मेजर्स के थ्रू इसको मेजर किया है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो कि इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैंने आपको बताया। तो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में जो इंडिया है वो 6th रैंक पे, और चाइना फर्स्ट है अमंग 25 एशियन पावर्स, जिसमें यूएस भी है, तो यहाँ पर भी चाइना हमसे आगे। इसके अलावा अगर नेटवर्क्स में देखो तो इंडिया नियरली मैचेस चाइना इन द नंबर ऑफ रीजनल एम्बेसीज। तो रीजनल एम्बेसीज में तो इंडिया चाइना के साथ मैच कर रहा है, लेकिन अगर एम्बेसीज वर्ल्ड वाइड देखी जाए तो चाइना की 176 और इंडिया की सिर्फ 126 है। मल्टीलेटरली इंडिया मैचेस चाइना इन टर्म्स ऑफ रीजनल मेंबरशिप। तो रीजनल मेंबरशिप्स में तो इंडिया भी उतने ही रीजनल ऐसे ग्रुपिंग का मेंबर है जितने का चाइना है। लेकिन क्रूशली देखा जाए तो यूएन में जो कैपिटल बजट कंट्रीब्यूट करता है वो चाइना बहुत ज़्यादा करता है एज कम्पेयर टू इंडिया, 11.7% टू 0.8% ऑफ द टोटल, इतना ज़्यादा चाइना करता है। और यूएन में जो कैपिटल बजट है वो इंडिया बहुत कम करता है। साथ ही इन सर्वेज ऑफ फॉरेन पॉलिसी लीडरशिप, एम्बिशन एंड इफेक्टिवनेस चाइना फर्स्ट आता है और 4th ऑन 4 मेजर्स, वाइल इंडिया रैंक्स बिटवीन 4th एंड 6th इन एशिया। तो इसमें भी इंडिया पीछे है।
जो लोई के ओवरऑल मेजर है कल्चरल इन्फ्लुएंस, तो कल्चरल इन्फ्लुएंस पे देखा जाए तो इंडिया 4th प्लेस पे, चाइना 2nd प्लेस पे है। अगर आप कल्चरल प्रोजेक्शन देखें और इन्फॉर्मेशन फ्लोज देखें, जो गूगल सर्चेज हैं, इंडिया स्कोर्स बेटर ऑन गूगल सर्चेस, ठीक है, जो न्यूज़पेपर्स और इन सब में तो इंडिया बेटर स्कोर कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर देखें तो ब्रांड्स, तो इंडिया हैज़ ओनली 9 ब्रांड्स इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड्स। तो जो 500 टॉप ग्लोबल ब्रांड्स हैं, इंडिया की सिर्फ उसमें 9 है, लेकिन चाइना की उसमें 73 है। अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखी जाए तो इंडिया की सिर्फ 37 है, चाइना की 53 है। टॉल स्काई स्क्रैपर्स, मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अगर फाइनेंशियल उसमें देखें, जो फाइनेंशियल सेंटर उसमें चाइना में 156 है, और इंडिया का मुंबई जो है फाइनेंशियल सेंटर उसमें सिर्फ 44 है। रिस्पेक्ट फॉर द इंडियन पासपोर्ट ऑल्सो लैक्स। अब जो चाइना सिटीजन्स है, चाइनीज सिटीजन्स, वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं 74 कंट्रीज़ में, लेकिन जो इंडियन सिटीजन होगा वो सिर्फ 60 कंट्रीज़ में ही ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम देखें तो इंडिया ने लगभग 24,000 एशियन स्टूडेंट्स को टर्शियरी एजुकेशन दी है इंडिया में, लेकिन चाइना ने 2,25,000 लोगों को दी है। अगर टूरिस्ट अराइवल देखें तो इंडिया क्लॉक 5 मिलियन अराइवल्स फ्रॉम एशिया, लेकिन चाइना में सिर्फ 41 मिलियन है, एंड रैंक फर्स्ट अमंग 25 एशियन कंट्रीज। इंडिया लगभग 17 मिलियन टूरिस्ट अराइवल्स होता है, लेकिन चाइना में 63 मिलियन है, चाइना इसमें भी हमसे आगे हैं। फाइनली इन 2070 द टू वर नॉट रैंक दैट फार अपार्ट इन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो अगर हम देखते हैं अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एब्सेंस ऑफ वायलेंस टेररिज्म में देखें तो इंडिया रैंक 21st है विद 79% ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड डूइंग बेटर, और चाइना इसमें 15th है विद 63% डूइंग बेटर। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और वायलेंस और टेररिज्म में भी चाइना हमसे आगे है। द कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन सॉफ्ट पावर इज मिक्स्ड। China surpasses India far more than the other way around, though the difference in some cases are not large. पर ऑथर ने बोला है जो नंबर्स है वो अच्छी तरीके से रिवील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑथर ने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस कोट किया। तो हैविंग लिव्ड फॉर डेकेड इन साउथ ईस्ट एशिया, माई सेंस इज दैट द होल स्टोरी इज इवन वर्स फॉर इंडिया देन द नंबर्स रिवील। तो ऑथर ने ये बोला है जो इंडिया इज इन द कॉन्वर्सेशन, कॉन्फिडेंस इन इट्स रीजनल एम्बिशंस, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटीज एंड कल्चरल एंड पॉलिटिकल फिट विद साउथ ईस्ट एशिया थॉट टू बी लो, ठीक है। इसके अलावा एक्सेप्ट फॉर साउथ एशिया दिस इज द केस ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाइना के नाम सुन के लोग ऑ करते हैं, इंडिया का नाम सुन के लोग साइलेंट हो जाते हैं, ये ऑथर के सारे व्यू पॉइंट है। क्लासिकल इंडिया जो था वो हेड टू हेड खड़ा होता था क्लासिकल चाइना के साथ, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है वो बहुत पीछे रह गया है कंटेम्प्रेरी चाइना के साथ। तो अगर हम जब तक ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं तब तक हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते। तो पहली बात हमें रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है कि हम सॉफ्ट पावर में भी चाइना से बहुत पीछे हैं, तो हमें उसको उस गैप को फिल करना है। यहाँ पे मेघालय मिनिस्टर ने सेंटर को बोला कि वो रीथिंक करें, जो कि उन्होंने ग्रीन क्लियरेंस दे दी है स्टार सीमेंट को। तो मेघालय कैबिनेट मिनिस्टर हेमलेट्स एंड डोहलिंग हैज़ रिटन टू यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर टू रिकंसिडर द क्लियरेंस गिवन बाय हिज मिनिस्टर फॉर एक्सपेंशन ऑफ द लाइमस्टोन, जो ईस्ट जयंतिया हिल्स में उनको बोल दिया है। साथ ही में वहाँ पे पब्लिक हियरिंग भी नहीं कराएगी, और पब्लिक हियरिंग एनजीओज ने जो पब्लिक हियरिंग की वहाँ पर पब्लिक ने बोला है कि यहाँ पर एक क्लियरेंस नहीं मिलनी चाहिए, उसके बाद भी क्लियरेंस मिली है। तो डोहलिंग ने बोला है दैट द प्रोजेक्ट हैज़ बीन एग्जम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पब्लिक हियरिंग। तो ये सारी चीज़ों देखा जाए तो इससे जो लूखा रिवर मेघालय में उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला, और पोल्यूशन हो जाएगा रिवर में, जो कि बहुत सारे लोकल्स उस पर डिपेंड है उस रिवर पे। तो लूखा रिवर, साथ ही नारपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको इससे ये भी पता चलता है कि नारपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेघालय में है। तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन आप याद रख सकते हैं। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे Iranian President-elect Ibrahim Raisi has backed talks between Iran and 6 world powers to revive a 2015 nuclear deal, but has flatly rejected meeting US President Joe Biden. Iranian and Western officials alike say Raisi is unlikely to alter Iran's negotiating stance. तो बेसिकली जो JCPO है, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे यूएस ने विड्रॉ कर लिया था, उसके बाद जो कासिम सुलेमानी थे उनको यूएस ने ड्रोन से अटैक करके मार भी दिया था। तो उसके बाद ईरान ने बोला था कि जो JCPO की कंडीशंस है वो ईरान नहीं मानने वाला, और ईरान जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट करेगा, अपने हैवी वाटर बढ़ाएगा, जो सेंट्रीफ्यूज का स्टोर है वो भी कट नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें ईरान नहीं करने वाला है। तो ईरान भी उस डील से बाहर आ गया था, लेकिन अब बेसिकली माना जा रहा है कि वो डील में वापस से नेगोशिएशन हो सकता है। और ईरान ने बोला है जो P5+1 प्लस यूरोपियन यूनियन, जिनके बीच में डील हुई थी JCPOA की, जिसमें P5 जो परमानेंट 5 है, उसके अलावा एक जर्मनी, और साथ ही में यूरोपियन यूनियन, उसके साथ ईरान की डील हुई थी। जो ईरान होगा वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट पे कट करेगा, हैवी वाटर पे कट करेगा, लेकिन उसके बाद यूएस ने विड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद से सारी दिक्कतें चल रही हैं। साथ ही में ये भी बात है जो ईरान है वो एक थियोक्रेटिक स्टेट है, तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे जो इलेक्शन होके आ रहे हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो वहाँ पे सुप्रीम लीडर है उनकी फाइनल से होती है हर चीज़ में। तो सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनाई हैज़ द फाइनल से ऑन ऑल मेजर पॉलिसी। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पर लीडरशिप कैसे चेंज होती है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे टू प्रिंट कैश और नॉट टू। अब CII ने सजेस्ट किया था गवर्नमेंट को कि आप 3 लाख करोड़ प्रिंट करवा दीजिए RBI से, और उसके बाद आप डोल्स की तरह दे दीजिए लोगों को।
तो CIA suggested this money to be spent as direct cash transfer to the poor, increased allocation for the rural jobs guarantee scheme मनरेगा, cutting GST rates and extended by 2 years the आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो CIA ने सजेस्ट किया था, बेसिकली कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने सजेस्ट किया था कि 3 लाख करोड़ का आप एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे दीजिए पुअर को, आप एलोकेशन बढ़ा दीजिए रूरल जॉब्स में, GST रेट्स कम कर दीजिए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को एक्सटेंड कर दीजिए और 2 सालों के द्वारा, साथ ही जो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं वो भी आप बढ़ा दीजिए। अब CII क्यों कह रहा है गवर्नमेंट से कि आप मनी स्पेंड करो? तो अगर हम CII की लेटेस्ट बिजनेस आउटलुक सर्वे देखें तो उससे पता चलता है जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, 2 व्हीलर्स, पैसेंजर कार्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन, उनमें ज़्यादा सेल्स इस बार होगी नहीं, मॉडरेटेड है अप्रैल और मई में। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने अपना लाइवलीहुड खो दिया, इनकम खो दी, उसके कारण जो डिमांड है वो कम हो गई है। अगर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन देखें और गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो भी कमी रहने वाला है। जब तक अगर गवर्नमेंट पैसे ना ट्रांसफर कर रहे तो लोगों की डिमांड नहीं होगी, लोगों की डिमांड नहीं होगी तो जो प्रोडक्शन है वो भी कम होने वाली है इस बार। तो 3 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट कैसे लाएगी? तो गवर्नमेंट फाइनेंसेस आर ऑलरेडी क्वाइट स्ट्रेच्ड, तो गवर्नमेंट की वैसे भी फाइनेंसेस की कमी है क्योंकि बहुत टाइम से लॉकडाउन भी चल रहा है, और जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है जो FRBM में मेंटेन करना था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट में, तो उसको भी क्रॉस कर चुका है। CIA ने ये सजेस्ट किया है जो RBI है वो अपने बैलेंस शीट को एक्सपेंड करे और साथ ही साथ जो लैंडिंग कॉस्ट है उससे कंटेन रहेगी। तो इन अदर वर्ड CIA ये चाहता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट RBI से बोले कि आप 3 लाख करोड़ रुपए छाप दो और गवर्नमेंट को दे दो, गवर्नमेंट उससे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करते हैं। तो ऑथर ने बोला ये अनप्रेसिडेंटेड क्यों है? इससे पहले जो कॉर्पोरेट इंडिया थे वो इस चीज़ों को नहीं सपोर्ट करते थे कि ऐसे RBI से पैसे छपवा के ऐसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए। तो इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द मार्केट टू स्पेंड ऑन सच डोल्स प्रोवाइडिंग कैश ट्रांसफर्स एंड और सब्सिडाइज्ड फूड, इट रेजेस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर कंपनीज। ठीक है, अगर जो गवर्नमेंट है वो ऐसे अगर कैश ट्रांसफर्स करेगी तो जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है कंपनीज के लिए वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर पैसे 2 लोग बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिमांड बढ़ी ना, तो डिमांड बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट तो ऑफकोर्स बढ़ ही जाएगा, तो इससे क्राउडिंग आउट हो जाता है प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ही ज़्यादा पैसा बोरो कर लेगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कम पैसा बचता है, इसलिए क्राउडिंग आउट हो जाता है, और प्राइवेट सेक्टर को फिर उधार लेना होता तो वो महंगे इंटरेस्ट रेट पर प्राइवेट सेक्टर को मिलता है। तो इट वॉज आर्ग्यूड दैट द गवर्नमेंट शुड इंस्टेड फोकस ऑन इंप्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो ये भी आर्ग्यू किया गया जो गवर्नमेंट फाइनेंसेस है वो रियून हो चुके हैं, साथ ही पुअर को सपोर्ट भी करना है मनरेगा स्कीम के द्वारा, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें करनी है। अगर डोज दिए जाते हैं तो इंडियंस लेजी हो जाएंगे और वो हमेशा पुअर ही रहेंगे। तो अदर्स हैव कैरेक्टराइज्ड प्रोवाइडिंग कैश ट्रांसफर्स एंड और सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स एज डोज दैट मेड इंडियंस लेजी एंड केप्ट देम पुअर। तो आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में पता होगा, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि लोग लेजी हो जाएंगे और वो काम नहीं करेंगे। The fact is that if this additional spending is funded by fresh money being printed, तो इससे इंटरेस्ट रेट लो रहेंगे which the companies pay when they borrow money from the market, क्योंकि मार्केट में तो उतना ही पैसा रहने वाला है। यहाँ तक कि 3 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट यूज़ करेगी वो RBI से छपवा कर रही है, तो इंटरेस्ट रेट लो रहेंगे। तो इफ इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग फ्रेश करेंसी द गवर्नमेंट वो टू स्पेंड दिस मनी बाई बोरोइंग 3 लाख करोड़ फ्रॉम द मार्केट, तो रिजल्टिंग कॉम्पिटिशन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की वजह से, जो मैंने आपको बताया, अगर 2 लोग होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, और जो अगर कंपनीज बोरो करेंगे तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। और कैश प्रिंट करने का एक और दिक्कत है वो ये है, अगर प्रिंटिंग मनी होगी तो उससे इन्फ्लेशन आ जाएगा। अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया, ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई, लेकिन लोगों के पास जो डिमांड है, लोगों की इतनी डिमांड भी बढ़ जाएगी, अगर लोगों के हाथ में पैसा आएगा उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मार्केट में उतनी सप्लाई ही नहीं है तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। और वैसे भी जो इन्फ्लेशन है वो 6% को क्रॉस कर चुका है, जो आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अकॉर्डिंग RBI को जो इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में रखना था वो उसको भी क्रॉस कर चुका है। और उसके बाद अगर RBI ने पैसे छाप दिए तो इन्फ्लेशन तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो प्रिंटिंग मनी कैन लीड टू इन्फ्लेशन, इंडिया ऑलरेडी इज हाई इन्फ्लेशन एंड एज सच दिस सजेशन इज प्रॉब्लमेटिक। तो ऑथर ने कुछ ऑल्टरनेटिव दिए। पहला ऑथर ने ये ऑल्टरनेटिव दिया है कि जो टॉप एम्प्लॉयज़ हैं, जो टॉप कंपनीज है, बिग कंपनीज, वो अपने टॉप एम्प्लॉयज़ की सैलरी को रिड्यूस करें और उस मनी को जो स्ट्रेस स्टाफ है, जो नीचे का स्टाफ है, उसे दें, उससे भी डिमांड बढ़ सकती है। दूसरा, ये वेल्थ टैक्स लगाया जाए। तो वेल्थ टैक्स अगर हम लगाएंगे तो हमारे यहाँ लगभग 1% लोग हैं जो कि 58% वेल्थ को ओन करते हैं, तो उससे 6.6 लाख करोड़ आ सकता है। साथ ही इनहेरिटेंस टैक्स मतलब जो बच्चे इनहेरिट करते हैं तो उस पर इनहेरिटेंस टैक्स। इफ वी अज्यूम दैट एवरी ईयर 5% ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ दिस टॉप स्टार्टअप गेट्स ट्रांसफर टू द चिल्ड्रन, जो भी हमारा टॉप स्टार्टअप अगर उसकी 5% वेल्थ भी चिल्ड्रन को ट्रांसफर होती है तो उन सब से भी अगर हम देखें तो 1/3 अगर ऐसे इनहेरिटेंस टैक्स दिया जाए तो 5.5 लाख करोड़ हो जाएगा।
साथ ही इस बात पर फोकस किया जाए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्चा हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कुछ बनना चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, रोड्स बननी चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो अपने आप ही डिमांड बढ़ेगी और लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे कुछ क्रिएट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज में पैसे चलेगा, पेंशन में पैसा चलेगा, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो सच एक्सपेंडिचर हैज़ द हाईएस्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्योंकि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर गवर्नमेंट 100 रुपये खर्च करेगी तो द एडिशन टू जीडीपी फॉर एवरी ₹100 स्पेंड बाय द गवर्नमेंट, ये जॉब्स क्रिएट करेगा, प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करेगा। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, क्या जजेस अपने आप को केसेस से रेस्क्यू कर सकते हैं, रिक्यूज कर सकते हैं? तो हाँ, जजेस रेक्यूज कर सकते हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जज किसी उस कंपनी का केस सुन रहा है जिसमें जज खुद ही शेयर होल्डर है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो वहाँ पे जज अपने आप को रेक्यूज कर सकता है। तो व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अ जज कैन विड्रॉ फ्रॉम हियरिंग अ केस टू प्रिवेंट क्रिएटिंग अ परसेप्शन कि उसके अंदर बायस ना आ जाए उस इंसान के प्रति, इसलिए यहाँ पर जज अपने आप को रिक्यूज कर सकता है। फ्रॉम होल्डिंग शेयर्स इन अ कंपनी दैट इज लिटिगेंट, इसके अलावा कोई ऐसी पार्टी हो जिससे जज का कोई पर्सनल एसोसिएशन हो तो जज रिक्यूज कर सकता है। तो ये बेसिकली उस प्रैक्टिस से आता है कि कोई भी इंसान अपने ही केस में जज नहीं हो सकता, इसीलिए वो रिक्यूज कर सकता है। तो द प्रैक्टिस स्टेम्स फ्रॉम द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसमें ये बोला गया कि नोबडी कैन बी अ जज इन अर ओन केस, आप अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये वाली बात बोली गई। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्यूजल, तो रिक्यूजल के लिए क्या प्रोसेस है? तो इसके लिए कोई खास प्रोसेस नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई रूल ही नहीं है। तो द डिसीजन टू रिक्यूज जनरली कम्स फ्रॉम द जज हरसेल्फ, अगर जज को लगता है तो वो रिक्यूज कर सकता है, एज इट रेस्ट ऑन द साइंस एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज टू डिस्क्लोज। तो कॉन्शियस और डिस्क्रिप्शन पे टोटल डिपेंड करता है कि वो जज क्या चाहता है। अगर उसको लगता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो आ सकता है। इसके अलावा लॉयर और पार्टीज भी जज के सामने ये मैटर ला सकते हैं कि आप जो हैं आपके इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। तो अगर जज रिक्यूज करता है द केस इज लिस्टेड बिफोर द चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस को बोला जाता है कि वापस अब नई बेंच को अलॉट करेंगे केस। तो इसके लिए कोई फॉर्मल रूल्स नहीं है इसको देखने के लिए कि रिक्यूजल कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए। रणजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अ जज शेल नॉट हेयर एंड डिसाइड अ मैटर इन अ कंपनी इन विच ही होल्ड शेयर, कि उस मैटर में वो ना वो जज बने जिसमें उसके खुद के शेयर्स हों। इससे पहले अगर वो जज बन भी रहे तो वो अपना इंटरेस्ट बता दे, और जब तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तभी वो उस केस में लड़े। अगर किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो जज अपने आप को वहाँ से रिक्यूज कर ले। क्या जज रिफ्यूज कर सकता है रिक्यूज करने से? तो हाँ, जज रिफ्यूज कर सकता है रिक्यूज करने से। तो वंस अ रिक्वेस्ट इज मेड फॉर रिक्यूजल, डिसीजन जज के ऊपर होता है कि वो रिक्यूज करना चाहता है कि नहीं चाहता है। वाइल देयर आर सम इंस्टेंसेस जहाँ पे जजेस ने रिक्यूज करने के लिए मना कर दिया। फॉर इंस्टेंस अगर हम 2019 में जस्टिस अरुण मिश्रा को देखें तो आपको पता होगा एक लैंड कॉम्पनसेशन एक्ट था, तो उसमें जो उससे पहले 5 जज बेंच बनी थी उसमें भी जस्टिस अरुण मिश्रा थे। उसके बाद जब ये केस शायद 7 बेंच को ट्रांसफर किया गया था तो उसमें भी जस्टिस अरुण मिश्रा थे। तो जस्टिस अरुण मिश्रा को बोला गया कि आप इसे रिक्यूज कर लीजिए क्योंकि इससे पहले वाले जजमेंट में भी आप थे, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि ये तो फिर फोरम शॉपिंग जैसा हो जाएगा। फोरम शॉपिंग मतलब आप किसी दुकान में जा रहे हैं सेलेक्ट करने की, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये वाली चीज़ दो, तो मेरे लिए ये वाला जज नहीं, मेरे लिए ये वाला जज बिठाओ। तो ये फोरम शॉपिंग जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, इससे जो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। क्या जजेस को रीजन देना जरूरी होता है कि वो क्यों रिक्यूज कर रहे हैं? तो ऐसा कोई फॉर्मल रूल्स नहीं है, तो ऐसा जरूरी भी नहीं। अगर जजेस को लग रहा है तो वो दे सकते हैं, नहीं माना उनका तो नहीं भी दे सकते हैं। तो लैंडमार्क जजमेंट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जिसमें उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, तो वहाँ पर जस्टिस ने बोला था कि अगर जजेस रीजन देंगे तो इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, और साथ ही हमें एक रूल भी बनाना चाहिए कि कब कब जजेस खुद को रिक्यूज कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पुश फॉर डोमेस्टिक गुड्स प्राइवेसी व्हाट चेंजेस फॉर ऑनलाइन शॉपर्स, तो ये मैंने आपको कल बताया था ई कॉमर्स के न्यू रूल्स आए हैं। तो अब ई कॉमर्स रूल्स इसलिए आए ताकि जो फर्म्स हैं वो उन पे स्ट्रिंजेंट उन पे रूल्स लगाए जा सकें। तो फर्स्टली द ड्राफ्ट रूल्स इशूड बाय द कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, वो बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक फ्लैश सेल्स पे ई कॉमर्स एंटिटीज़, तो फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट की जो बिग बिलियन डे सेल होती है जिसमें बहुत सस्ते दामों में सामान मिलता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो कन्वेंशनल ई कॉमर्स फ्लैश सेल्स हैं उनको बैन नहीं किया गया, लेकिन जो स्पेसिफिक फ्लैश सेल्स से बैक टू बैक आती हैं जो कि कस्टमर चॉइस को लिमिट कर देती हैं और कुछ चीज़ों के प्राइसेस बढ़ा देती हैं और प्रिवेंट से लेवल प्लेइंग फील्ड्स, तो उनको अलाउ उनको मना कर दिया जाएगा। साथ ही फॉल बैक लाइबिलिटी, तो ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि अगर कोई भी सेलर कंज्यूमर को कोई भी सामान डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए ई कॉमर्स फर्म्स जिम्मेदार होंगी। तो विच सेज दैट ई कॉमर्स फर्म्स विल बी हेल्ड लायबल इन केस अ सेलर ऑन द प्लेटफॉर्म फेल्स टू डिलीवर गुड्स और सर्विसेज ड्यू टू नेग्लिजेंस कंडक्ट, जो जिसके कारण लॉस कस्टमर को हो रहा है। फर्दर द रूल्स प्रपोजेस टू रेस्ट्रिक्ट ई कॉमर्स कंपनीज फ्रॉम मैनिपुलेटिंग सर्च रिजल्ट्स, तो ये भी देखा गया जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो सर्च रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करती हैं, और जो उनके सेलर्स हैं उनके सर्टेन सेलर्स हैं जिनको वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहती हैं उनको वो ऊपर दिखाती हैं सर्च हिस्ट्री में। तो ऐसा नहीं होगा, सारे सेलर्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा।
इसके अलावा सारे जो भी ई कॉमर्स कंपनीज होंगी उनको रजिस्टर करना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये भी बोला कि नो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर ऑफ अ मार्केट ई कॉमर्स एंटिटी शेल प्रोवाइड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट बिटवीन सेलर्स ऑफ द सेम कैटेगरी। तो सेलर्स के बीच में वो कुछ भी ऐसे बायसनेस के साथ नहीं बिहेव कर सकते हैं, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। जो दो सेम सेलर्स हैं उनको सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इसके अलावा कोई भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है उस कंपनी से रिलेटेड, उस ई कॉमर्स कंपनी से रिलेटेड, तो वो अलाउ नहीं होगी उस प्लेटफॉर्म पे अपना सामान बेचने के लिए। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसके अलावा जो आईटी रूल्स थे उसमें ये बोला गया था एक ग्रीवांस ऑफिसर रखना होगा, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन रखना होगा। तो वो सब अब ई कॉमर्स कंपनी को भी करना पड़ेगा। आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेसिकली स्ट्रैटेजिक सेल शुरू कर दी गई है। तो हम देखते हैं डीपैम डिपार्टमेंट बेसिकली इनसे डील करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। कुछ भी डिसइन्वेस्टमेंट या फिर प्राइवेटाइजेशन करना हो तो जो होल्डिंग है, तो गवर्नमेंट करेंटली ओन्स 45.48%, इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस का 49.24% है और बाकी पब्लिक का है 5.29%। और पब्लिक सेक्टर बैंक को बोला गया है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन में। तो ये न्यूज़ है। आई होप आपको ये न्यूज़पेपर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।